FM लाइफलाइन, लाइफलाइन, लाइफलाइन। FM लाइफलाइन के सभी श्रोताओं को अश्विनी कुमार का नमस्कार। श्रोताओं, आज का हमारा जो विषय है वो जुड़ा है दिल से। और दिल मनुष्य के शरीर में एक ऐसा महत्वपूर्ण अंग है, अगर वो चलना बंद हो जाए तो मनुष्य का जीवन समाप्त हो जाता है। और इस दिल में क्या क्या जटिलताएं होती हैं, क्या क्या बीमारियां इसमें उत्पन्न हो सकती हैं और किस प्रकार से अपने दिल को स्वस्थ रखा जाए, इन सब पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर यशपाल शर्मा, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, PGI चंडीगढ़। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। और डॉक्टर साहब, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ जो है, जिसके ऊपर चर्चा लगातार होती रहती है, आखिर ये जो बीमारी है उसकी ओर आदमी क्यों जाता है, क्या क्या कारण रहते हैं? बेसिकली ये कॉर्नियल आर्टरी डिजीज जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई इफेक्ट करती है, इसके कारण कई हैं। वैसे तो ऐसा था कि हमारा लक्ष्य था कि ये आगे कम हो, लेकिन ये आगे बढ़ती जा रही है और पोस्ट कोविड और भी बढ़ गई है। तो इसके जो कारण हैं वो बहुत ही मल्टीपल कारण हैं, जो कि लाइफस्टाइल रिलेटेड हैं और कुछ एनवायरमेंटल रिलेटेड हैं, कुछ डाइटरी रिलेटेड हैं और कुछ साइकोसोशल स्ट्रेसेस हैं। तो ये सारे मल्टीपल फैक्टर्स जब कंबाइंड, एक फैक्टर है या दो फैक्टर हैं, तीन है, चार है, तो जब ये कंबाइंड रिस्क फैक्टर होते हैं तो ये एक इंडिविजुअल को प्रोन फॉर कॉर्नियल आर्टरी डिजीज कर देते हैं। ये सभी रिस्क फैक्टर एक बहुत ही वो है, जैसे कि पुराने हम कहते हैं कि कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर है, जैसे कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है, डिसलिपिडीमिया है, स्मोकिंग है, इनएक्टिविटी है। एक बहुत ही ये नए जो रिस्क फैक्टर आ रहे हैं जो कि साइकोसोशल रिस्क फैक्टर है, अपना एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, और ये साथ में आपकी अनसर्टेनिटीज़ हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, ये सारी हार्ट की प्रॉब्लम को आगे बढ़ाती हैं। हमने ये देखा कि कईयों को, कई बड़े उनके डाइटरी भी ठीक होता है, सारा कुछ करते हैं, बट उनके लिपिड्स प्लस हाइपरटेंशन होते हैं। तो कुछ में तो जेनेटिक्स होता है, कुछ में ये साइकोसोशल स्ट्रेस के कारण होते हैं। हम बड़ा देख रहे थे कि साइकोसोशल स्ट्रेस डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट है। तो हमने एक ट्रेंड देखा कि जिन कंट्रीज में 5 डेज ए वीक है उनमें हार्ट अटैक कम है, उनमें हाइपरटेंशन भी कम है, डायबिटीज़ भी कम है और दूसरे लिपिड्स भी बेटर होते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जैसे कई लोग बोलते हैं जी हम तो लेते ही नहीं, फिर भी उनके लिपिड ज़्यादा है, पर स्ट्रेस से भी लिपिड्स बढ़ जाते हैं। तो एक बड़ा ये है कि एक की फैक्टर जो कि साइकोसोशल स्ट्रेस हो सकता है, वेदर स्ट्रेस है, एनवायरमेंटल स्ट्रेस है, एक्सट्रीम वेदर है, चाहे वो एक्सेस ऑफ कोल्ड है, एक्सेस ऑफ टेम्परेचर है, या कोई डिज़ास्टर हो जाते हैं, तो ड्यूरिंग डिज़ास्टर एंड पोस्ट डिज़ास्टर जो हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन बढ़ जाती हैं। तो ये एक बड़ा है कि कंजीनियल एटमॉस्फेयर हो, जिसमें एनवायरनमेंट भी ठीक हो, आपके वर्क प्लेस भी ठीक हो, वर्किंग आवर्स भी ठीक हों। तो ये था कि 5 डेज ए वीक उनमें क्यों है, कैसा है, तो इस पर हम ना बड़ा चर्चा कर रहे थे अपने डिपार्टमेंट में भी, वाकई भी। तो बेसिकली क्या है कि जैसे ही वर्क की स्ट्रेस आप रिलैक्स होते हैं 2 दिन में, उसमें आपकी बॉडी रिज्यूनेट करती है। नॉट ओनली कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर, बंदों की इम्यूनिटी भी बढ़ जाती है, इनको इन्फेक्शन भी कम होती है। अदरवाइज इन कंट्री में इन्फेक्शन भी बहुत बढ़ गई है, जो कि एक पोल्यूशन करके एक बॉडी की इम्यूनिटी कम हो गई है, जो बच्चों की, दूसरों की। तो इसमें था कि अगर हम एमरजेंसी को स्ट्रेंथन करें सैटरडे संडे को और 5 डेज ए वीक करें और मंथली एक सैटरडे या संडे लगाएं सारे, तो उसमें एमरजेंसी भी बड़ी बेस्ट हो जाएंगी और जो इलेक्टिव प्रोसीजर हैं वो भी बेटर वे से होंगे। और ये इतना इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे हॉस्पिटल्स का है ये कंपेंसेट कर जाएगा एमरजेंसियों को भी। अदरवाइज हमारे हॉस्पिटल बढ़ते जा रहे हैं, फिर भी बीमारी बढ़ती जा रही है, पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। तो ये बड़ा था कि क्या ये कैसे है, इमरजेंसी वालों को तो बेड नहीं मिल रहे, जी। इलेक्टिव वाले पेशेंट हो ही जा रहे हैं, तो इमरजेंसियाँ उनको बेड पीछे सारे हॉस्पिटल में भरी जा रहे हैं। तो इसमें बैलेंस हो सकता है और जो मोर्टेलिटी है इलेक्टिव की भी कम हो जाएगी और इमरजेंसीज की भी कम हो जाएगी। इससे लॉन्जिविटी बढ़ जाएगी डॉक्टर्स की, पैरामेडिकल्स की, उनकी जो फैमिलीज प्लस बाकी डिपार्टमेंटों में भी। तो इसमें यह था कि सैटरडे संडे सेल्फ के लिए, अपने इन्वायरमेंटल के लिए, आप अपने गार्डन के लिए, प्लांटेशन के लिए, इनोवेशन के लिए, कंट्री के लिए सोच सकते हैं। तो एक बड़ा एक रेवोल्यूशन आ सकता है कि आपके नंबर ऑफ आवर्स 40-45 जो भी है वो करें, ज़्यादा करें। बेसिकली डॉक्टर तो 24/7 कनेक्टेड रहते हैं जी, क्योंकि हमेशा पेशेंट का रहता है। तो साइकोसोशल स्ट्रेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साथ में एनवायरनमेंट भी, जिसमें कि पोल्यूशन कम हो,
माइक्रो पार्टिकल्स कम हो, और साथ में लेड का एक बड़ा था। जैसे जो पेट्रोल, पहले लेड पेट्रोल आते थे, तो उसमें हम देख रहे थे कि लेड की एनवायरनमेंट में ज़्यादा हो जाए तो सडन जंप इन हार्ट अटैक एंड कैंसर होता है। तो जैसे अब पेट्रोल से लेड तो चला गया, बट पेट्रोल से भी कुछ गैसेस बनती हैं जो कि हार्ट को और लंग्स को इन्वॉल्व करती हैं। जी डॉक्टर साहब, ये जो आपने कहा कि पोस्ट कोविड बढ़ोतरी हुई है, कुछ हार्ट के एलिमेंट है या उसमें भी बढ़ोतरी हुई है, हार्ट अटैक्स में बढ़ोतरी हुई है, परंतु कुछ लोगों ने कोविड से सीखा भी बहुत है। उन्होंने स्लो डाउन किया अपनी लाइफ को। बहुत सारे लोग जो भागदौड़ की ज़िंदगी में मेट्रोज़ में बसे हुए थे, वो दूर जाके अपने गांव की तरफ चले गए और अपनी लाइफ को थोड़ा स्लो किया। तो आपका कहने का मतलब है कि साइको सोशल जो स्ट्रेस है उसको कम करने की आवश्यकता है, ताकि आदमी की जो प्रोडक्टिविटी है उससे बढ़ सकती है, बीमारियों से भी वो दूर रह सकता है। जी जी, इसका बहुत ही की फैक्टर रोल हो सकता है कि अगर किसी भी कंट्री में स्ट्रेसेस कम है तो उसमें बीमारियां भी कम हो जाएंगी, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, और प्रोडक्टिविटी बढ़ने से उनकी जो यूथ और आगे जो आएगा जनरेशन, टोटल चेंज हो सकता है। जी, कहा जाता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और उससे पहले तो 100% था, परंतु अब धीरे धीरे जो हमारी पॉपुलेशन है उनका जो एक मेकअप था वो उस तरह से था कि वो किसानी करते थे और अपना जो खान पान था उसी हिसाब से बना हुआ था। परंतु अब बहुत सारे जो किसानी करने वाली जनरेशन्स हैं वो शहरों की तरफ चले गई, खान पान भी उनका उसी तरह का रहा जैसे पहले हुआ करता था, और बर्नआउट उतना नहीं होता। बर्नआउट मतलब उनकी जो कैलोरीज है वो उतनी खपती नहीं है, जिसके कारण भी लाइफस्टाइल के कारण जो ये बीमारी बढ़ रही है उसके क्या आप कारण मानते हैं? फास्ट फूड आ गया है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और जनरेशन आजकल फास्ट फूड बहुत लेती है, और पाम ऑयल की बात की जाती है कि उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम रहता है, हार्ट की बीमारी उससे बढ़ रही है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये एक बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आगे रूरल में जो एग्रीकल्चर करते थे, जो काम करते थे, उनमें हार्ट की प्रॉब्लम कम थी जी, अराउंड 2%, शहरों में 6 to 8% थी। अब उनमें रूरल में डबल हो गई है, तो रूरल पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और उनकी जैसे डाइटरी हैबिट चेंज हो गई हैं। कुछ यहाँ आए जो इवन वहाँ पे भी उनकी जो एक्टिविटी कम हो गई है, वो भी गाड़ियों में आजकल घूमते हैं, मे बी रोड्स समटाइम, तो उनको भी रिस्क फैक्टर रिडक्शन की बहुत ज़रूरत है। फिर अगर उनकी डाइट भी ज़्यादा हो जाए, फैट वाली, एनिमल फैट है, पाम ऑयल है, या दूसरे ट्रांस फैटी एसिड है, ऑयल को बार बार गर्म करके उसमें खा रहे हैं, वो वाले समोसे एट्सेट्रा, जी, तो वो एक ट्रांस फैटी एसिड हार्ट में एकदम कोलेस्ट्रॉल को, एलडीएल को बढ़ा देते हैं, जिससे कि हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और हम देख रहे हैं कि शायद जो रूरल से इतने पेशेंट आते हैं आजकल बढ़ रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि रूरल में बहुत ही ज़्यादा इंसिडेंस बढ़ रहा है, तो आगे रूरल में कम होता था। ऑफ कोर्स अवेयरनेस हो गई है, हॉस्पिटल हो गए हैं जल्दी, पर उनकी लॉन्जिविटी पहले ज़्यादा होती थी रूरल में। अब अगर उनके हार्ट अटैक हुए, ऐसा ना हो वहाँ पे लॉन्जिविटी भी कम हो जाए, तो एक ये बड़ा फैक्टर है। और दूसरा, जैसे कृषि को छोड़ के आ रहे हैं यहाँ बंदे, पर एग्रीकल्चर का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अब इसको वायबल कैसे बनाया जाए, दी बेस्ट कैसे बनाया जाए। जैसे कि फूड का हार्ट अटैक के साथ बड़ा लिंक है। अगर वो यूरिया ज़्यादा है या पेस्टिसाइड ज़्यादा है तो उससे हार्ट में कोलेस्ट्रॉल भी डिफरेंट होंगे, हार्ट अटैक के भी चांस ज़्यादा होंगे, एरिदमिया भी ज़्यादा होंगे। अगर उसमें कम है या ऑर्गेनिक है तो उससे हार्ट अटैक कम होंगे। और ये एक बड़ा ही चेंज आ सकती है कि फार्मर्स को उनके घर पे जाके एग्रीकल्चर R&D, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बाकी चीज़ें अगर उनको दी जाएं और वहाँ पे जो वायबल हो जाए, अल्टरनेट डाइवर्सिफिकेशन प्लस ऑफ कोर्स जो नॉर्मल क्रॉप्स हैं, तो एक रेवोल्यूशन आ सकती है। तो उससे भी फूड एंड हार्ट का बहुत ज़्यादा लिंक है। जी डॉक्टर साहब, एक श्रोता ऑनलाइन है, उनसे बात कर लेते हैं। FM लाइफलाइन में आपका स्वागत है, कौन बोल रहे हैं? हेलो, हाँ जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी सर, मैं मोहम्मद अनवर अंसारी बोल रहा हूँ, अहमदगढ़ मंडी, पंजाब से। जी अंसारी साहब, डॉक्टर यशपाल शर्मा हैं हमारे साथ, अपना सवाल पूछें। हाँ जी डॉक्टर साहब, ये सवाल है, जैसे कि ना कभी किसी को जब भी भीड़ होती है कि ना, भीड़ में घबराहट की समस्या हो, तो ये हार्ट की समस्या भी हो सकती है, या कई बार खाना खाने के बाद या किसी को एसिड की प्रॉब्लम बहुत है या गैस एसिडिटी की, उससे कई बार बंदे को छाती की तरफ दर्द होता है, तो ये कई तरफ डर जाता है बंदा, जो कैप्सूल वगैरह ले लेते हैं उससे प्रॉब्लम नहीं हटती, तो फिर डॉक्टर हार्ट के पास जाते तो हार्ट की समस्या बताते हैं। इसके भी ये कारण हो सकते हैं सर? जी, ये हो सकता है। कोई भी अगर स्ट्रेस है, चाहे वो भीड़ है, चाहे आपने फूड ज़्यादा ले लिया, या इवन पोस्ट पेरेंडियल, तो एंजाइना हो सकती है, चेस्ट पेन भी हो सकती है,
घबराहट भी हो सकती है। ये फर्स्ट सिम्टम भी हो सकता है। जो कार्डिक पेशेंट हैं उनको ऐसी भीड़ भाड़ में अवॉइड करना चाहिए और ओवर ईटिंग भी अवॉइड करनी चाहिए। और डेफिनेटली कुछ भी अगर पैल्पिटेशन होती है, अगर चेस्ट पेन होती है, तो कार्डिक एग्जामिनेशन जरूर करा लेना चाहिए। इसको एसिड या इग्नोर नहीं करना चाहिए। चाहे वो ना हो पर एक बार डॉक्टर को दिखा के उसका करके आगे ताकि काउंसलिंग हो जाए, रिस्क फैक्टर पता लग जाए। तो ये जरूरी है कि हार्ट का एग्जामिनेशन जरूर करा लें, अपने आप ना ऐसे तो एसिड समझते रहें। जी थैंक यू सर। जी, धन्यवाद फ़ोन करने के लिए। तो डॉक्टर साहब, जैसे ये श्रोता पूछ रहे थे कि सिम्टम्स के बारे में भी लोगों के बीच में भ्रांतियां रहती हैं। हम भी अपने प्रोमो में हम बात कर रहे थे कि दिल में दर्द होना या छाती में दर्द होना, सांस फूलना, तो ये ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिनका एकदम से रेड फ्लैग के तौर पर देखना चाहिए और तुरंत विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए? एक श्रोता हमारे साथ ऑनलाइन है, उनसे बात करने के बाद ये प्रश्न आपसे पूछेंगे। FM लाइफलाइन में आपका स्वागत है। आप दोनों को यश कुमार वर्मा की क्या भाई नमस्कार। जी, यश कुमार वर्मा जी। यशपाल शर्मा जी बैठे होंगे? जी जी, बिल्कुल सामने बैठे हैं और आप अपना सवाल पूछें। जी, आज हार्ट के बारे में बता रहे हैं ना आप? हाँ जी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, कोविड के बाद जैसे हार्ट की पेशेंट ज्यादा बढ़ने लग गए हैं, तो इसका कारण? जी, कारण डॉक्टर साहब ने बताया भी है, एक बार फिर बता सकते हैं। बेसिकली कोविड के बाद जो हार्ट अटैक बढ़े हैं ये ऐसे है कि जिनको कईयों को कोविड हो गया, थोड़ा माइनर हुआ, जब बाद में हुआ, कईयों को ज़्यादा भी हुआ, तो इनसे थोड़ी ब्लड में हाइपर कोगुलेटिव स्टेट हो जाती है। तो ये उसके कारण आजकल क्लॉट टेंडेंसी हार्ट में बढ़ गई है। और सेकेंडली एक स्ट्रेस भी पोस्ट कोविड, जब कोई भी पेंडेमिक होती है उसके बाद में उसका पीरियड जो चलता है उसके बाद में भी हार्ट अटैक, चाहे जैसे कई बारी बाढ़ आ जाए, कोई वैसे डिजास्टर हो जाए, तो ये नहीं, उसके बाद भी ये चलता रहता है टाइम। तो एक तो वो स्ट्रेस भी है पोस्ट कोविड पर्सन्स को, एक सेकेंडली एक जो मैंने बताया कि हाइपर कोगुलेटिव स्टेट ब्लड में हो जाती है, तो उसके कारण ये हार्ट अटैक बढ़ जाते हैं। अरे ये ना आजकल मैं देख रहा हूँ कि छोटे बच्चों को भी या कम उम्र में भी उनको हार्ट अटैक होने लग गए। जी जी, यही एक बड़ी वो है कि आजकल युवाओं को, बच्चों में छोटा छोटा खेलते हुए एकदम सडन कार्डिक अरेस्ट हो रही हैं, अरिथमियाज हो रहे हैं, वेंट्रिकल टैकीकार्डिया, फिब्रिलेशन, कार्डिक अरेस्ट। लेकिन हम जब बुजुर्गों के साथ रहते थे तो उसमें तो होता जो हार्ट पेशेंट तब होते थे जब उनको हार्ट पे ज्यादा जोर पड़ता था उनको। जी, ये ना थोड़े से बड़ा चेंज आई है। जैसे कि नॉर्मल तो जैसे अभी बात कर रहे थे कि हार्ट के क्या लक्षण होते हैं, सिम्टम्स, तो सिम्टम जैसे पहले चेस्ट पेन थी, ब्रेथलेसनेस है, पैल्पिटेशन है, फटीग है, बट पोस्ट कोविड आजकल हम एटिपिकल सिम्टम देख रहे हैं। एटिपिकल सिम्टम्स जिनमें बहुत ही ज़्यादा चेस्ट पेन नहीं है, थोड़े से सिम्टम्स होते हैं, और उनको सिम्टम को अगर डॉक्टर ना पिकअप करे तो वो कहता है कि जी इनकी ये दर्द नहीं है, पर वो निकलती कार्डिक पेन है। तो इसीलिए ये यंग में एटिपिकल सिम्टम्स बहुत हैं। इवन ईसीजी में बहुत सटल चेंज होती है जो कि पिकअप ना हो तो भी वो हार्ट अटैक का, ये एक नई चीज़ आई है अभी ना। जी, एक और श्रोता हमारे साथ ऑनलाइन है। FM लाइफलाइन में आपका स्वागत है। कौन सा आप बोल रहे हैं? नमस्कार जी, मैं नरेंद्र शर्मा पंचकुला से बोल रहा हूँ जी। हाँ नरेंद्र जी, डॉक्टर यशपाल हैं हमारे साथ, अपना सवाल पूछें। हाँ नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। हाँ डॉक्टर साहब, मैं ये बताना चाहता था, मेरी एंजियोप्लास्टी हुई थी 18 साल पहले और सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन लास्ट ईयर से ब्राडीकार्डिया कुछ हो गया है। जी जी। तो उससे हार्ट रेट थोड़ा सा कम रहता है। डॉक्टर साहब ने जो यहाँ पर हमने चेकअप कराया, उन्होंने कहा भी आपकी हार्ट एफिशिएंसी अच्छी है और अबाउट 60% है जी। मैं आपसे ये पूछना चाहता था, जब कभी बहुत भी 50 से भी कम हो जाए तो क्या करना चाहिए उस समय? बेसिकली कुछ दवाइयों के कारण भी होता है, जैसे हम ना एंजियोप्लास्टी के बाद कुछ दवाई देते हैं, बीटा ब्लॉकर, उनसे भी हार्ट रेट कम होता है। अगर हार्ट रेट कम हो रहा है तो उस दवाई को कम कर देते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा कम हो तो उसको बंद भी कर देते हैं। बट अगर वो दवाई बंद करने के बाद भी हार्ट रेट कम रहता है तो उनको ज़रूर, मतलब कि ऐसे है कि 50 तक से ऊपर ठीक है। अगर 50 से डाउन आ रहा है तो कोई सिम्टम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, वो फ्रीक्वेंट आप डॉक्टर के इन टच रहना चाहिए। तो डॉक्टर भी उनमें TMT करा के देख लेते हैं, क्योंकि क्रोनोट्रोपिक इनकॉम्पिटेंस तो नहीं है। जब चलते हैं उस वक्त हार्ट रेट बढ़ना चाहिए, ऐसा तो नहीं बढ़ रहा। जब एक्टिविटी के साथ हार्ट रेट ना बढ़े तो वीकनेस हो जाएगी। तो ऐसे केसों में फिर डिपेंडिंग अपॉन सिम्टम्स एंड हार्ट रेट कई बार पेसमेकर की जरूरत पड़ती है। बट आपको ऐसा नहीं कि ज़रूरत, डॉक्टर ही डिसाइड करेगा डिपेंडिंग अपॉन सिम्टम्स, होल्टर एंड अदर टेस्ट। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, थैंक यू।
तो डॉक्टर साहब, आपने बताया कि ट्रेडिशनल पहले सिम्टम्स देखे जाते थे कि सांस का फूलना, थकान, परंतु अभी कुछ ऐसे ही बदलाव आए हैं कि सडन डेथ्स भी हो रही हैं और बिना सिम्टम्स के ही व्यक्ति को पता चलता है कि उसको अटैक आ गया या उसका हार्ट फेलियर हो गया। जी जी। तो ये कौन सी इस तरह की बातें हैं? जैसे कि ये है कि आजकल हाइपरकोगुलेटिव स्टेट बन रही बॉडी में, तो उसमें क्लॉट फॉर्मिंग टेंडेंसी ज़्यादा हो रही है। जैसा कि कोई डिहाइड्रेट हो रहे हैं, जो ओवर वर्क कर रहे हैं, तो उनको सिम्टम तो पहले कोई नहीं थे, वो करते करते कि फिर गाना गाते गाते, नाचते नाचते वो मे बी ओवरवर्क होते हैं, डिहाइड्रेशन होती है और ब्लड थिक हो जाता है, तो उससे क्लॉट बन के एक सडन डेथ हो जाती है। तो ये एक बड़ा है कि कईयों को जब हमारे पास ओपीडी में आती हैं फीमेल या मेल, वो कहते हैं कि ऐसे जस्ट वहाँ पे जी बाजू पे या पीछे कुछ होता है, वैसे नहीं, कुछ भी नहीं, चलने से ठीक हो जाता है बैठे बैठे। तो आगे उनको हम नॉन कार्डिक चेस्ट पेन बोल देते थे, बट नाउ डेज टेंडेंसी इज एटिपिकल चेस्ट पेन में जब हम उनकी एंजियो करते हैं तो उनमें एकदम स्लो फ्लो टॉर्चुअस एंडोथेलियल डिसफंक्शन आता है, और साथ में कईयों के तो क्लॉट बने होते हैं, कईयों की कुछ बंद होती हैं। तो ये बहुत ही आया कि इतने सटल सिम्टम से, जिसमें ईसीजी भी माइनर चेंजेस, तो उनमें ऐसा हो रहा है। तो ये जैसे कि आजकल हम टीवी में देखते हैं, जब पढ़ते हैं कि यंग का ही एकदम कोई सिम्टम नहीं था, डांस करते करते यंग पर्सन की हो गई, ऑफिस में ही चलते चलते हो गई। तो ये एक बहुत ही ट्रेंड चेंज सा हुआ है, जिसके लिए आगे रिसर्च भी बहुत ज़रूरी है और रिस्क फैक्टर रिडक्शन भी बहुत ज़रूरी है। और जो कि हाइड्रेशन, गर्मियों में जैसे एक्सट्रीम्स ऑफ वेदर हैं, गर्मियों में बहुत, सर्दियों में बहुत, तो टेम्परेचर वेदर से इसका कैसे इफेक्ट है वो सारे के सारे पर्सन्स को भी पता होना चाहिए, डॉक्टर्स को भी, और जनरल पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए कि कोई भी अगर ऐसा सिम्टम होता है तो ओवरवर्क, वैसे ओवर एग्जर्शन करनी ही नहीं चाहिए। जी जी। एक एज होती है। नंबर सेकंड, यंग को भी ऐसे ओवर एग्जर्शन, बिल्कुल जो बॉडी बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाए, उस पर नहीं जाना चाहिए इस पोस्ट कोविड एरा में। जी, एक तो रहता है कि आपने वर्क प्रेशर की बात कही, स्ट्रेस की बात कही, एक है कि आदमी अपने आप अपने ऊपर कुछ व्यसन ले लेता है, जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, तो इसमें कितना रिस्क बढ़ जाता है और जो इस तरह के व्यसन करने वाले लोग हैं उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, स्मोकिंग तो बहुत ही बैड है हार्ट के लिए, प्लस इसके लिए स्मोकिंग तो नहीं करनी चाहिए। बट कई पेशेंट आते हैं, उनमें बड़ा होता है, वो स्मोकिंग पूरे एडिक्ट हो जाते हैं, उनको स्मोकिंग छोड़ने में बहुत मुश्किल आती है और वो छोड़ते हैं, कोई डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, मैं देखे जी। तो उनको कैसे करना है, हम तो बोल देते हैं एकदम छोड़ दो, बट उनके लिए कुछ अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी बननी चाहिए कि वो धीरे धीरे कैसे करें, साइकेट्रिस्ट, ड्रग्स प्लस रिहेबिलिटेशन कैसे हो। स्मोकिंग अच्छी नहीं है दिल के लिए, जैसे कि मे बी बड़े कोल्ड वेदर में कई स्मोकिंग करते हैं, उनका डिफरेंट होगा। जब स्मोकिंग लंग्स, हार्ट, कैंसर सभी के लिए ख़राब है। और ड्रिंकिंग का है, जो एक्सेस ऑफ ड्रिंकिंग भी बहुत ख़राब है। पर जो सोशल ड्रिंक पीते हैं, जो वैसे है, कुछ कंट्री में कोई स्ट्रेस नहीं पड़ती, साइकोसोशल स्ट्रेस नहीं है ड्रिंकिंग के साथ, उन कंट्री का हो सकता है जहाँ भी कोई साइकोसोशल स्ट्रेस पड़े कि अब लोग आपको बोलें कि जी ये तो ऐसे है, डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक स्टेटस पे डिफरेंट है इसका इफेक्ट। और सेकेंडली, ओवर ड्रिंक कोई भी करे इसका हार्मफुल इफेक्ट होगा। जी, तो डॉक्टर साहब, अर्ली डिटेक्शन अगर हो जाए, एक तो होता है कि जिसमें पता ही नहीं चलता, परंतु अगर किसी को सिम्टम्स आते हैं, विशेषज्ञ के पास जाता है, तो किस तरह के टेस्ट उसको करने पड़ते हैं, और अगर अर्ली डिटेक्शन उसको हो जाती है तो कौन कौन से ट्रीटमेंट्स उपलब्ध हैं? क्योंकि आपके पास तो एडवांस्ड कार्डियक सेंटर है पीजीआई में, तो कौन कौन सी नवीन तकनीक आपके पास आ चुकी हैं? देखो, वो बहुत लकी होते हैं जिनमें अर्ली डिटेक्शन हो जाए, चाहे वो एंजाइना ही हो। अगर वो डॉक्टर के पास चले जाते हैं, उनका पूरा उनके टेस्ट करके उनकी ना ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है, चाहे वो मेडिकल ट्रीटमेंट है, चाहे वो स्टेंटिंग है, चाहे वो किसी केस में आजकल सर्जरी की बड़ी कम ज़रूरत पड़ती है, तो वो किसी में सर्जरी भी हो। बट वो लकी होते हैं इन द सेंस कि वो कंटिन्यूस डॉक्टर के टच में आ जाते हैं, रेगुलर फॉलोअप करते हैं और वो दवाइयाँ लेते रहते हैं। और हमने देखा कि 35-40 साल दवाइयाँ लेके वो 90-100 पहुँचते हैं। अगर किसी को पता ही नहीं लगा बाई चांस और सडन हो जाए तो वो भी बहुत एक गलत है। तो इसमें एक तो चाहे सिम्टम ना भी हो तब भी रिस्क फैक्टर एक कार्डिक चेकअप करा लेना चाहिए जी। और उसकी नॉलेज ले लेनी चाहिए। जैसा कि पहले कहते थे 25 या 35 पे, पर अब पोस्ट कोविड तो 18 के बाद सभी को अपने रिस्क फैक्टर देख लेने चाहिए, कार्डियोलॉजिक कंसल्टेशन ले लेनी चाहिए और अपने हार्ट के बारे में अवेयर भी होना चाहिए, पढ़ना भी चाहिए। रादर ये स्कूल से ही शुरू हो जाना चाहिए। अदरवाइज यूथ में जैसा कि मोर्टेलिटी हो रही है, अगर यूथ में मोर्टेलिटी ज़्यादा हो गई तो ये एक बहुत ही गलत
वर्ल्ड के लिए होगा कि यूथ डिस्पेयरिंग बिकॉज ऑफ इंक्रीज कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज। जी जी जी। तो डॉक्टर साहब इसकी प्रिवेंशन किस प्रकार से की जा सकती है? जो ये बढ़ रहा है रोग, इसमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए ताकि रोग में कमी आए? देखो, ये एक रोग ऐसा है कि अगर इसमें हम सारे रिस्क फैक्टर को कंट्रोल कर लें तो 90% इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, कि बहुत ही अच्छा ये है। तो उसमें जैसे कि मैंने बताया, पहले तो 9 रिस्क फैक्टर ही होते थे, अब ये 15-16 हो गए हैं। पहले हमने एक बार, याद है, बहुत पहले यहाँ पे किया था कि अगर 9 रिस्क फैक्टर कंट्रोल कर लो तो आपके 90%। बट अब ये 15-16 हो गए हैं, जिनमें कि लेड है, पोल्यूशन है, एयर पार्टिकल्स हैं, और ये नई रिस्क पे साइकोसोशल स्ट्रेस है, या फिर आपका वर्क प्लेस, होम प्लेस, वहाँ पे कंजीनियल एनवायरनमेंट नहीं है। तो ये सारे कंबाइन टुगेदर अगर हम करें, जैसे कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करें, अपनी डाइट पे पूरा रखें। हमने बड़ा किया था एक पहले कि ईटिंग विद ब्रेन सिग्नल, उससे 7-8 रिस्क फैक्टर कंट्रोल होते थे। तो मैं वो ये सोच रहा था, जैसे आप 5-4 चपातियाँ खा जाते हैं, एक चपाती को अगर धीरे धीरे खाओ तो दूसरी खा ही नहीं सकता बंदा। हाँ जी, हाँ जी। उसके साथ सलाद या अपनी दाल सब्जी लो तो एक बाइट को 2 मिनट लग जाते हैं, 1-2 मिनट। स्लोली उसको चबाओ भी, अब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होती है और आपकी सारी डिजीज़ इम्यूनिटी भी बेटर होती है, मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर भी कम होते हैं। तो उनसे भी काफ़ी आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल होती है, लिपिड्स ठीक रहते हैं, आपकी फैट ज़्यादा नहीं जाता, प्रोटीन ज़्यादा लेने चाहिए। तो डाइट में ये भी बड़ा है कि आप प्रोटीन ज़्यादा लो, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स कम लो, सॉल्ट कम लो, फिर उसमें सारी आपकी बैलेंस्ड फूड हो, फ्रूट, वेजिटेबल्स, सैलड्स ज़्यादा लो, अपनी स्लीप एडिक्वेट लो, आप सेट पैटर्न रखो, एडिक्वेट स्लीप लो। तो जैसे कि ये था कि एक आप अपने बॉडी के टेस्ट जो है वो एनुअल या समथिंग डिपेंडिंग अपॉन एज, जो हम कई बार कार्डिक है तो हम 6 मंथली भी करवाते हैं ताकि हम दवाइयों का दूसरों का करें। तो ये अफोर्डेबल टेस्ट हों सारे और उसकी एक्सेसिबिलिटी भी हो। अब बहुत ही मतलब सारे अवेयरनेस ऐसा आ गया कि हेल्थ एक बड़ा एजेंडा बन चुका है वर्ल्ड ओवर। ये एक इलेक्शन मैनिफेस्टो भी है, सारों की प्रायोरिटी भी आ गई है कि हेल्थ फॉर ऑल देनी है जी। तो साइकोथेसिस कम करने का डेफिनेटली आज के दिन में ये है कि अगर उसको भी हम कम करेंगे तो कई रिस्क फैक्टर इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कम हो जाएंगे जी। और जैसे आपने कहा कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज़ है और बीपी है या फिर कोई और क्रॉनिक बीमारी है, तो वो कितना रिस्क बढ़ा देती हैं एक आम आदमी की ज़िंदगी में हार्ट एलिमेंट होने की तरफ? देखो, ये जो डायबिटीज़ है ये तो बहुत ज़्यादा करती है, अब 2 to 3 टाइम रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे ही हाइपरटेंशन है, इस पर भी 2 to 3 टाइम्स। फिर डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये साथ में जब कॉर्नी की ब्लॉकेजेस शुरू कर देती हैं तो हार्ट अटैक भी, हार्ट फेलियर भी, तो इससे मल्टीपल वो करते हैं। बेसिकली ये डायबिटीज़, हाइपरटेंशन ऐसी हैं, ये हार्ट को प्लस सारे ऑर्गन्स को इफेक्ट कर देती हैं, चाहे वो ब्रेन है, चाहे किडनी है, चाहे आपका गट के फंक्शन हैं, दूसरे हैं इन्फ्लेमेटरी स्टेट। तो ऐसे ही डायबिटीज़ है, ब्लाइंडनेस तक कर देती है। तो शुगर का जो आपका बड़ा सेट होना चाहिए कि आपकी डाइटरी पैटर्न अच्छा हो, शुगर का आप देखते रहो, ब्लड प्रेशर देखते रहो, किडनी फेलियर ना होने दो। अगर कईयों का किडनी फेलियर शुरू हो जाता है तो वो बड़ा हो जाता है। कईयों में खून कम होता है, वो खून कम का भी हमने एक पेटेंट डाला था कि ये जो 10-11 है ये नहीं है, आप 14 to 15, 15 to 17 करो। तो ये बुक्स में सारा डाटा आगे ऑब्सोलीट हो जाएगा, कई चीज़ें चेंज होगी, न्यू रिसर्च होगी। क्योंकि जब हमने 10-11 पे देखते थे तो मैंने 2003-4 में बड़े पेशेंटों में देखा, जब बढ़ाया तो उनके वेल लीकेज कम हो गए, हार्ट फंक्शन इंप्रूव हो गए। तो मैं इसको बड़ा करता रहा। फिर आगे जैसे ही हमने वो करना ठीक हो जाने, तो एक ऐसा लगा कि मैं कह ये तो उस वक्त थोड़े कई बंदे नहीं मानते थे। जब पता लगा कि भाई ऐसे है, अब सारा वर्ल्ड मान रहा है। और मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात सुनाता हूँ कि हमारे डीन प्रोफेसर गुजराल, वो उनका क्रिएटिनिन ज़्यादा था, हार्ट फेल भी, उनकी बाईपास सर्जरी हुई थी। तो मेरे पास आए तो मैंने उनको जैसे ही बताया कि जी आयरन का ये कंसेप्ट है, HB इतना होना चाहिए, तो HB से इतना ठीक हो जाता है, वेल लीकेज भी ठीक हो जाते हैं, हार्ट फंक्शन भी, तो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ती और साथ में वेल रिप्लेसमेंट भी काफ़ी ठीक हो जाते हैं, कम ज़रूरत पड़ेगी। तो उन्होंने कहा डॉक्टर यशपाल आपने ये पहले बताया होता तो मैं बड़ा अच्छा रहता, मैं तो पूरा दिन ऑपरेट करता रहा, जो ब्लड बाद में देते थे उसको पहले दे देते, तो मैं तो गोल्फ भी खेलता। तो मैं देखता था कि एकदम प्रॉम्प्ट उन्होंने बोला, और कईयों ने जब इसका सुना तो कहते कि एक चेंज रेवोल्यूशन होगी। हाँ जी, हाँ जी। तो डॉक्टर साहब, आपने बताया कि कई तरह की तकनीक अपनाई गई और बहुत सारे लोगों को ठीक भी किया गया, और बाईपास सर्जरी की भी आपने बात की।
तो बाईपास सर्जरी का जो सक्सेस रेट है वो क्या रहता है? कई बार इसमें मॉर्टेलिटी भी देखी जाती है कि बिल्कुल सही रहता है? बाईपास सर्जरी का सक्सेस रेट अच्छा रहता है अगर वो ठीक तरीके से ठीक पेशेंट में, ओनली उनमें ज़्यादा रिस्क होता है जिनका हार्ट फंक्शन बहुत कम है, तो वो रादर सर्जन ही बोलते हैं कि ये रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, इसको मेडिकल में रखें या हमारे साथ। बट एक बड़ी रेवोल्यूशन आई है कि जो पेशेंट बड़े पुअर इजेक्शन फ्रैक्शन के होते थे, कार्डियोनिक शॉक के, तो उसमें हमने पीजीआई में एक बहुत ही वर्ल्ड लीड ली है। जो 10-15% इजेक्शन फ्रैक्शन का भी होता है उसको हम बढ़ा के स्ट्रेटेजिकली नोवल वे से उसको 35-40 कर लेते हैं। आगे हम जिस वेसल की एंजियोप्लास्टी कल्प्रिट की आगे स्टेजिंग में करके, तो वो हमारे बेस्ट रिजल्ट आए हैं। तो जैसे वो वेल्व लीकेज भी बेटर हो जाती है और दूसरी चीज़ें भी। जी जी जी। तो डॉक्टर साहब, बहुत सारी आपके साथ हमने बातें की, आपने हमारे श्रोताओं के जो सवाल थे उनके जवाब भी दिए और बताया कि किस तरह से आप नया जो दौर है, नवीनतम जो तकनीक आई हैं उससे किस तरह से इलाज किया जा सकता है। तो चलते चलते हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक जो व्यक्ति है वो अपने दिल को स्वस्थ किस तरह से रखे। मैं एक जाते हुए एक मैसेज यही दूंगा कि ये हार्ट की अवेयरनेस हर पुरुष को, हर बंदे को, चाहे वो अपने आप है, वो मैक्सिमम नॉलेज गेन करना चाहिए। और सेकेंडली उनको अपने दिनचर्या पे, अपने डाइट पे, अपनी एक्टिविटी पे, अपने एटमॉस्फेयर पे पूरा फोकस करना चाहिए। चाहे वो उनका उठने का टाइम है, अर्ली स्लीप है, ऐसा नहीं कि लेट सोना चाहिए, अर्ली स्लीप कर लो, अर्ली राइज करो, डे लाइट कंजर्विंग एनर्जी करो, योगा मेडिटेशन करो और आगे अपनी डाइट और अपने चेकअप कराते रहो और अच्छा एक एटमॉस्फेयर फैमिली, नेशन पे और हेल्दी वो सारा रखो, तो हार्ट के रिस्क फैक्टर कम होंगे। और हमेशा ये मत डरो, अगर आपको कोई सिम्टम लगता है बिना किसी उसके कार्डिक एग्जामिनेशन करवा लेना चाहिए। कई डरते रहते हैं कि ऐसे है, डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। आजकल बड़ी एडवांसमेंट हो गई है और डेफिनेटली डॉक्टर को भी ये पता होना चाहिए कि हमने ये जो न्यू इनोवेशन हो रही हैं उसके अकॉर्डिंगली करना चाहिए। जो पुराना है उसको नहीं, क्योंकि बुक्स में आते कई बार टाइम लग जाता है, बट इनोवेशन को या उसको रिजल्ट को इमीडिएटली अपना के वो पेशेंट को ट्रांसफ़र करना चाहिए ताकि बेस्ट रिजल्ट निकले। कन्वेंशनल मेथड्स को छोड़कर जो नई इनोवेशन है उसको अपनाते हुए एक स्वस्थ व्यक्ति को या फिर जिसको कोई सिम्टम्स नज़र आए हैं उसके ऊपर उसको उपचार करना चाहिए, आपके कहने का मतलब ये जी है। जी जी जी। तो डॉक्टर यशपाल शर्मा, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, पीजीआई चंडीगढ़, आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर एफएम लाइफलाइन कार्यक्रम में आए और हमारे साथ महत्वपूर्ण चर्चा की। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज के इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड करवाने में तकनीकी सहयोग रहा अरुण बावा का। अब अश्विनी कुमार को आज्ञा दें। नमस्कार। FM लाइफलाइन, लाइफलाइन, लाइफलाइन।